नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके ट्रिक्स जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगामी वन दरोगा भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बायोलॉजी की ये हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लास हम पहले कर चुके हैं। जिन्होंने वे क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, समलभोजता देखी जाती है मेंढक में, गिलहरियों में, खरगोशों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, समलभोजिता जो है हमारी खरगोशों में देखी जाती है। आइए जानते हैं समलभोजिता किसे कहते हैं। समलभोजिता यानी क्रोपोफेगी का तात्पर्य मल पदार्थ का उपभोग करने से है। खरगोश एकमात्र स्तनधारी है जो कोप्रोफेगी का अभ्यास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह खरगोशों का पोषक तत्वों को पचाने में मदद करता है, जो पहली बार पूरी तरह से पच नहीं पाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव 3 हार्ट्स एंड ब्लू ब्लड। इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? शार्क में, ब्लू व्हेल में, हाथी में, ऑक्टोपस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑक्टोपस में जो है हमारे 3 हर्ट्स एंड ब्लू ब्लड होता है। तो आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। ऑक्टोपस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त समूह पाया जाता है। यह जंतु संघ मोलस्का वर्ग का है। इस संघ के सदस्य प्राय समुद्री होते हैं। ये खंडहीन कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं जिनमें अधिकांशतः मंद गति से चलने वाले होते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश के रूप में भी जाना जाता है। ऑक्टोपस के रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कॉपर युक्त प्रोटीन होमोसामनिन होता है। यह रक्त को बहुत चिपचिपा बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम है। रवि, डॉली, गोरी, शारदा। तो दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था वो हमारा जो है चूहा था, परंतु इसमें जो है आयोग ने हमें इसका जो सही आंसर दिया है वो है डॉली। और जो मुख्यतः जो हमारा सर्वप्रथम जिसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल जो है चूहा था, जिस पे प्रयोग किया गया था। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु चूहा है। डॉली भेड़ का क्लोन है जो पहला स्तनपायी जंतु का क्लोन है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, यानी कि डॉली माना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता, यानी कि ब्लड नहीं होता, ब्लड एब्सेंट होता है, किंतु वे सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं? हाइड्रा, तिलचट्टा, केंचुआ, मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रा जो होते हैं इनमें जो ब्लड नहीं होता, परंतु ये श्वसन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाइड्रा सिलेंटेंट्रा संघ का प्राणी है। इसमें रक्त नहीं होता किंतु ये सांस लेता है। ये प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। केंचुआ एनालिडा संघ का प्राणी है। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। तिलचटा ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है। दोस्तों, आयोग जो है इनके संघ का नाम भी जरूर पूछ सकता है, तो इन्हें जो है आप ध्यान से पढ़िए और नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन सा जंतु किस संघ का प्राणी है। इस शरीर 3 भागों में बटा होता है। मछली मत्स्य वर्ग का प्राणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डॉल्फिन इज एन एग्जांपल ऑफ विच क्लास। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? एम्फीबिया, पीसीज यानी मत्स्य, एवीज यानी पक्षी, मैमल्स यानी स्तनधारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डॉल्फिन जो है हमारा मैमल्स के उसमें आता है, यानी स्तनधारी के वर्ग में आता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। डॉल्फिन एक समुद्री स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। स्तनधारी वर्ग के जंतु उच्च तापीय और नियत तापीय होते हैं। भारत सरकार द्वारा 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था।
डॉल्फिन सामान्यतः समुद्र में समूह में रहते हैं। इनके एक समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। यह केवल शुद्ध और साफ पानी में ही पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली का, पक्षी का, सरीसृप का, स्तनपायी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सील जो है हमारा स्तनपायी के वर्ग का यानी जाति का होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। स्तनधारी वर्ग में स्तन ग्रंथियां रखने वाले वे जंतु आते हैं जिन्हें दुग्ध द्वारा इनके शिशु पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि जो जिनके बच्चे जो है दूध पीते हैं। ये मुख्यतः स्थलीय होते हैं तथा कुछ जलीय एवं वायवीय भी होते हैं। स्तनधारी वर्ग के 3 उपवर्ग हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, दुधीरिया। सील यूथेरिया गण का कॉनिवेरा का जंतु है जो स्तनपायी है। सरीसृप साधारणतः स्थलवासी है। इस वर्ग के जंतु जैसे छिपकली, सांप, कछुआ इत्यादि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर यानी नॉक्चुर्नल होते हैं? घरेलू मक्खी, घटमल, तोता, मच्छर, चमगादड़, उल्लू, मच्छर, गोरैया, हिरन, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो रात्रिचर होते हैं हमारे, वो हमारे मच्छर, चमगादड़ और उल्लू होते हैं। आइए जानते हैं इसकी इनकी व्याख्या। मच्छर, चमगादड़ व उल्लू जैसे रात्रिचर रात में ही अपने भोजन की तलाश करते हैं, जबकि दिन में इनकी गतिविधियां सीमित हो जाती है। चमगादड़ रात में प्राश्रव्य तरंगों के माध्यम से अपना रास्ता और शिकार तलाशता है, जबकि उल्लू की आंख में स्थित टेपिटम ल्यूसिडम नामक परत प्रकाश को परावर्तित कर देखने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है? रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, कैटफिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कैटफिश जो है हमारी वास्तविक मीन मछली है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कैटफिश या कैटफिश ऑर्डर सिलोरीफॉर्मेस या नेमाटोडमी। रेफिश मछली एक विविध समूह है। इनके प्रमुख बार्बल्स के लिए नामित, जो एक बिल्ली की मूंछ से मिलता जुलता है। इनकी प्राय कई प्रजातियां पाई जाती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पादप आकार की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम? निम्न में से कौन भूमिगत तने यानी स्टेम का उदाहरण है? गाजर, मूली, शलजम, अदरक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा अदरक जो है हमारा भूमिगत तने का एक उदाहरण है। आइए जानते हैं कैसे। अदरक भूमिगत तने का उदाहरण है। संरचना एवं कार्यों के आधार पर भूमिगत तने 5 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम उदाहरण निम्नतः है। बल्ब जो है इसका उदाहरण हमारा प्याज हो गया। दूसरा हमारा कॉर्म हो गया, इसका एग्जाम्पल कॉलकेसिया हो गया। तीसरा हमारा प्रकंद हो गया, इसका हमारा अदरक हो गया। चौथा हमारा जो है स्टोलन है, इसका एग्जाम्पल पुदीना। पांचवा हमारा कंद हो गया, इसका एग्जाम्पल आलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वेयर इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? न्यू दिल्ली, मुंबई, देहरादून, कटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा देहरादून में जो है हमारा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI देहरादून की शुरुआत 1878 में वन विद्यालय के रूप में हुई थी। शुरू में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसके बाद 1906 में इसका नाम वन अनुसंधान संस्थान पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फल पकाने का हार्मोन है एथिलीन, ऑक्सिन, काइनेटिन, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एथिलीन जो होता है हमारा फल पकाने का हार्मोन होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। एथिलीन, जिसका IUPAC नाम एथीन है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र हमारा जो है C2H4 और C C से H2 होता है। एक रंगहीन ज्वलनशील गैस है
जिसको गंध हल्की मीठी कस्तूरी जैसी होती है। एथिलीन एक प्रकार का पादप हार्मोन भी है जिसका उपयोग फलों की जल्दी पकाने में किया जाता है। इसका जलयोजन करने पर एथिल अल्कोहल भी मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसमें प्रोड्यूस जो होती है वो हमारी ऑक्सीजन होती है, क्योंकि अगर प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो हमें जो है ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? पेड़ पौधों से ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होगी? आइए जान लेते हैं। पौधों में जल, प्रकाश प्रणाली तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जल के उपचयन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स प्लांट्स इज थ्रू। पौधों की जड़ों द्वारा सबसे अधिक जल का अवशोषण होता है भ्रूण क्षेत्र, वृद्धि बिंदु से, मूल रोमों से, तैतरी विभाग से, जोन ऑफ एलंगेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रूट हेयर्स यानी मूल रोमों से जो है पौधे जल का अवशोषण करते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा सबसे अधिक जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। पौधों के जल में अवशोषण या जल ग्रहण एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधे विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे श्वास, वाष्पोत्सर्जन इत्यादि के दौरान मिट्टी में केशिका जल को जड़ों में जाइलम से लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है। अभी तक क्वेश्चन था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है। अब जो है हमारा क्वेश्चन है, जो ऑक्सीजन निकलती है उसका स्रोत कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, शर्करा, पायरुविक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वाटर जो है हमारा इसका स्रोत है। इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जल है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे के साथ साथ साइनोबैक्टीरिया जैसे कई प्रोकैरियोट्स में भी होता है। प्रकाश संश्लेषण का उपयोग शैवाल द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कंटेन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं? गेहूं, धान, मक्का, मटर। ये जो है हमारा मटर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा मटर जो है हमारे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जाने जाते हैं। इसमें जो है जीवाणु होते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। मटर में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। मटर के फलीदार पौधों का नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु के साथ सहजीवी संबंध होता है जो वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और इसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। मटर के पौधों को जड़ों में राइजोबियम नामक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच पार्ट इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है यानी एब्सेंट होता है? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, ओवल्यू, ओवरी यानी भ्रूण, भ्रूणपोष, बीजांड, अंडाशय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ओवरी जो होता है हमारा यानी अंडाशय होता है वो जो है अनुपस्थित यानी एब्सेंट ही होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अनावृत बीजी पौधों में अंडाशय का अभाव होता है। इनमें बीज फूलों में न पनपकर या फलों में बंद होने के बजाय टहनी पर या शंकु के रूप में नग्न अवस्था में होते हैं, इसलिए इन्हें अनावृत बीजी या विवृत बीजी पौधे कहा जाता है। इनमें मादा एवं नर शंकु अलग अलग होते हैं, इसलिए परागण सदैव वायु द्वारा होता है। साइकस, फाइनस, देवदार आदि इस तरह के पौधे के उदाहरण हैं। आवृत बीजी पौधों में पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी स्पष्ट होते हैं। इनमें बीज सदैव फल के अंदर बनते हैं, उदाहरण के लिए जैसे आम, सरसों, सेब, मटर, चना इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द क्लास ऑफ हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट सेल डिवीजन इन प्लांट्स इज। हार्मोन्स वह वर्ग जो पादपों में कोशिका विभाजन को सक्रिय करता है। साइटोकाइनेंस, एबिसिक अम्ल,
हाइड्रोक्सी इंडेल एसिटिक एसिड और एथिलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन्स जो होता है इसका कोशिका विभाजन को सक्रिय करता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पादपों में कोशिका विभाजन को सक्रिय करने का कार्य साइटोकाइनिन्स करता है। यह बीजों और तनों की कलिकाओं में प्रस्तुत ऊतकों को वृद्धि के लिए प्रेरित करते हैं। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन की खोज सन 1995 में मिलर द्वारा की गई थी। एब्सिसिक एसिड का संश्लेषण पत्तियों, तनों, फलों तथा बीजों में होता है। यह बीजों और कलियों में अंकुरण को रोककर उन्हें सुषुप्त बनाए रखता है। सूखे की स्थिति में रंध्रों को बंद होने के लिए प्रेरित करता है। एथिलीन एक गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। यह फलों के पकने, पत्तियों, पुष्पों, फलों के विलयन तथा मादा पुष्पों के विकास को प्रेरित करता है। हाइड्रोक्सी एंडिल एसिटिक प्रसिद्ध मानव से संबंधित हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हीट ग्रेन्स आर, गेहूं के दाने होते हैं बीज, फल, रूपांतरित फल, संपूर्ण बीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, जो गेहूं के दाने होते हैं वो हमारे फ्रूट्स होते हैं, यानी कि फल होते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम हमारा जो है टेट्रिकम स्टेबियम है। यह ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत आता है। गेहूं के दाने कैरियोप्सिस फल है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मार्लिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिट्रिक एसिड जो है हमारा नींबू में पाया जाता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। फल में जो पाए जाने वाले अम्ल होते हैं, हमारे सेब में हमारा मैलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में हमारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, दूध में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में हमारा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है, बार बार कुछ एग्जाम में आते रहते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज, क्वेश्चन नंबर 20। सीड डेवलप्स फ्रॉम, बीज विकसित होता है अंडाशय से, भ्रूण से, बीजांड से, भ्रूणकोश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ओवल्यू से, यानी बीजांड से जो है हमारा भ्रूण रेडी होता है, विकसित होता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। परागण के पश्चात निषेचन की क्रिया आरंभ होती है। परागण नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांडसन को भेजती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है। परागकणों को वहीं पर छोड़ देती है। इसके पश्चात एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करता है। निषेचन के पश्चात बीजांड से बीज, युग्मन से भ्रूण तथा अंडाशय में फल का निर्माण होता है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि जो वनस्पति घी होता है, जिसे रिफाइन या डालडा भी कहते हैं हम, डालडा, इसकी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतुलित वसाएं होती हैं। तेल में संतुलित वसाएं होती हैं, तेल का संग्रह आसान है, तेल सस्ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तेल में जो है असंतुलित वसाएं होती है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आइए इसके बारे में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति की घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतुलित वसाएं होती हैं। असंतुलित वसा रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और स्वास्थ्य लाभ से जुड़ा होता है। पुरुषों को प्रतिदिन 30 ग्राम और महिला को 20 ग्राम फैट का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 21 क्वेश्चन। क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरी आने वाली समस्त क्लास में बने रहने के लिए यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।